F5 कहाँ लिखा हुआ है? ऑन 1 जनवरी 2014, Cuba acquired a zero coupon bond for 1 million bond for 9,50,000. तो what is purchase price? 9,50,000. अच्छा जी, मॉडल कौन सा है? लिखा हुआ है कहीं OCI? ब्रोकर फीस इज इतने. The bond is redeemable at a premium of 10%. The intention is to hold the bond and may sell if a good opportunity arises. FET OCI. The effective, on purchase of bond, the investments were debited to redemption value, cash credited to itne. Fair value of the debenture is 12 lakh. No subsequent accounting entries in this respect have been made. Broker fee of 25,000 was recorded in P&L. ये तो गलत एंट्री बता रहे हैं ना. On purchase of bond, investments were debited at redemption value, cash credited at with 9,50,000 and income credited with 1.5 लाख. ये भी गलत एंट्री बता रहे हैं. फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज 12 लाख. नो सब्सिक्वेंट एंट्रीज हैव बीन मेड. ये भी गलत एंट्री बता रहे हैं. अब बाकी डेटा पढ़ के पहले ओरिजिनल एंट्रीज कर लेते हैं. क्यूबा एक्वायर्ड अ जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 1 मिलियन फॉर 9,50,000. अब परचेज प्राइस है 9,50,000 और इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट 25,000 की जो आगे नज़र आ रही है वो आपको ऐड होगी और यहाँ से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनना शुरू होगा और फिर आप फेस वैल्यू के ऊपर लगाएंगे 10%. ये फेस वैल्यू के ऊपर 10% लगाएंगे और फिर आप जो ये जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैलेंस वाली फिगर होगी इसके ऊपर आप लगाएंगे इफेक्टिव रेट और फिर ईयर एंड पे आप इसको फेयर वैल्यू पे भी ले जाएंगे. तो 10% प्रीमियम है. अच्छा, कूपन रेट फिर कितना है? अच्छा, कूपन रेट 0 है. ठीक है, मैंने 10% कूपन रेट समझा. प्रीमियम को तो इग्नोर करना था ना, क्योंकि वो प्रीमियम इतनी लेट जाके रिडीम होनी है कब, तो प्रीमियम का क्या करना था इस सवाल में? प्रीमियम का तो कुछ भी नहीं करना था. तो परचेज प्राइस अभी मैंने आपको दिखाई है, जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ से शुरू करना था. इस पर आपने 61 लगाना था, ये आ जाना था 1036. इसके बाद फेयर वैल्यू है 1200. तो ये था ये पता नहीं, हम तो ऐसे लिखते गेन एज ऑन और ये गेन फॉर द ईयर आ जाना था. तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट. तो 975 की एंट्री, 61 की एंट्री और 164 की एंट्री ओरिजिनल एंट्रीज. 975 की एंट्री, 61 की एंट्री और फेयर वैल्यू गेन की एंट्री. ये 3 एंट्रीज हैं ओरिजिनल. इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट डेबिट. ये एंट्री से सबकी सही हो जानी चाहिए थी. ब्रोकर फी वॉज रिकॉर्डेड इन P&L. ये कहाँ रिकॉर्ड हो गई? P&L में. उसको बुलाओ समीउल्लाह को. ये ओरिजिनल एंट्रीज लिख रहा हूँ मैं. सिक्सटी वन, 164, broker fees was recorded in P&L. अच्छा जी. On purchase of bond, investments were debited at redemption value. Investments were debited at redemption value. Redemption value.
फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू ना नहीं है इधर, चलो खैर है। कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट वर डेबिटेड एट रिडेम्पशन वैल्यू 1100। Investments were debited at redemption value. Cash credited with 950. कैश किससे क्रेडिट किया? असल में अब ये पूरा हो गया ना। कैश क्रेडिटेड विद 950 एंड इनकम क्रेडिट विद 150। ये तो इनिशियल एक्विजिशन पे ही, ये तो IAS 41 में होता था कि खरीदते ही गेन आते थे, इनके खरीदते ही गेन आ रहे हैं। असल में इन्वेस्टमेंट डेबिट ही उसने रिडेम्पशन वैल्यू पे कर दी है, तो फिर वो एंट्री तो टैली, वो एंट्री तो रिकंसाइल नहीं होनी थी ना कभी भी। मेरे ख्याल से ये सारी एंट्रीज इसने पहली एंट्री के मुकाबले में की हैं, क्योंकि देखिए इनका कैश मैच कर रहा है आपस में। इंटरेस्ट की तो अभी तक उसने कोई बात भी नहीं की ना, उसने ये लिखी पहली एंट्री की बात रहे, ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड हमने ये की है। वो क्या कहता है? ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड, जब मैंने बॉन्ड खरीदा तो मैंने ये एंट्री की। हमने कहा इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड होनी चाहिए परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। उसने कहा मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में डाला है और इन्वेस्टमेंट को परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बजाय रिडेम्पशन वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। कैश को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 950 से क्रेडिट कर दी है, क्योंकि वो मैं परचेज कर रहा था, तो बाकी मैं P&L में ले गया हूं। अब अगर आपने इन दोनों को सामने रख के एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, वो भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके मुकाबले में ये दो एंट्रीज इसने कर दी हैं। आगे चलें। नो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बॉन्ड हैव बीन मेड। इसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई बॉन्ड की, इसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई। ये ज्यादा आसान सवाल होता है। क्यों? ये दोनों एंट्रीज उठा के एज इट इज सोल्यूशन में फेंक देनी होती हैं, क्योंकि ये तो उसने की नहीं। और इसको सामने रख के आपने क्या करनी थी? रेक्टिफाइंग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं जी। इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट हो गई? 1100 से। कितने से होनी चाहिए थी? कितने से कर दें? 125 से कम कर दें। आगे चलें। P&L कितने से क्रेडिट होना, सॉरी P&L तो डेबिट क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था ओरिजिनल में। देखें, मैं भी इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा माय डियर, शायद समझ रहे होंगे आप बात। P&L कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, हो गया है। उसमें गम गया है 25, खुशी गई है। आई होप फायदा हो रहा होगा इस डिस्कशन का। गम गया है 25 और खुशी गई है 150। ओवरऑल मेरे ख्याल से उसमें खुशी गई है 125। 125 को उल्टा दें, खुशी को 125 की खुशी को उल्टा दें। बाकी तो एंट्री भी टैली होगी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। P&L डेबिट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर अगली एंट्री कॉपी पेस्ट। इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट 160। सॉल्यूशन में भी हमने इसी तरह किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में मैंने जो है ना रॉन्ग एंट्री इकट्ठी कर दी है, मुझे ये अलग अलग करनी चाहिए थी जो मैंने आपको करके बताई है। P&L डेबिट 25 और कैश क्रेडिट 25, ये एंट्री मैंने अलग करके दिखाई है आपको और वो अलग करके दिखाई है। इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन वैल्यू पे ही रिकॉर्ड की हैं। तो रॉन्ग एंट्रीज मैंने इस तरह की हैं माय डियर। देखें, मैंने उधर इस तरह की है। ये वाला कैश हो गया और फिर ये 1100 पे, ये बोले 150 वाला, और ये याद होगा 1.5। इन दोनों को मैंने क्लब करके कर दिया रॉन्ग एंट्री में। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह भी मैंने ज़्यादा कराई हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, अब ये तो किसी अच्छे बच्चे का पेपर लग रहा है। वो जो कल वाला पेपर था भाई वो दिखाना था।
इसने तो ये यहाँ तक भी सही किया है, पता नहीं होता इधर ही कहीं बैठा हो दाएं बाएं। उसने फिर ये एंट्रीज भी सही की हैं। इसने फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, यार ग्रेट, अल्लाह अकबर। इंटरेस्ट इनकम चलो इसने लिख दिया, ये एक्सेप्टेबल है किसी हद तक। ये असल में वो कह रहा था मैं P&L में ले गया हूँ, और नीचे उसने फिर करके, और ये फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू उसने निकाली हुई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमारी क्लास में पढ़ा है बैठ के। तो ये क्या किया, रेक्टिफाइंग एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस, चलो एक्सपेंस खाली लिखते हैं। एक्सपेंस उसने क्रेडिट कर दिया 25,000 से। ओ सारी एंट्रीज को उसने मर्जर मारा है, ग्रैंड मर्जर इट इज। उसने अलग अलग एंट्रीज की हैं, ये सबको मर्ज मारा है, सबको मर्ज मारा है उसने। वो फिर नीचे कैलकुलेशन की है उसने, फिर इस तरह किया है कि 975, ये थोड़ा सा फिर मुश्किल काम कर लिया उसने, हालांकि आसान काम था। प्लस 60 हो से इधर ही बैठा हो, 60645 प्लस 164755, इनको उसने हाँ जमा किया वर्सेस, इससे उसने कंपेयर किया, तो बिल्कुल सही किया उसने। उसने इन्वेस्टमेंट को डेबिट मारा है इतने से, और हम जाके देखते हैं हमने भी अपने सॉल्यूशन में इन्वेस्टमेंट को इतने से ही डेबिट मारा होगा। वन रेक्टिफाइंग में 164 प्लस 61 माइनस 125, 164 प्लस 61 माइनस 125, 100 आ रहा है। तो ये 100 ही इसने लिखा हुआ है। चलो ये तो वेल डन, ओके। दूसरे बच्चे का दिखाना था, उसका तो देख के समझ ही नहीं आ रहा था पेपर। आगे चलें जी। अब थोड़ा सा ना आपका रिदम बन गया है। अब अगले में मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कराएंगे इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको कुछ कराऊं। ऑन 1 जनवरी 2015 पीसा, हम तो कर चुके हैं, पीसा लिमिटेड इशूड 5,06,% रिडीमेबल ₹10 प्रेफरेंस शेयर्स एट फेस वैल्यू। 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू आ जाएगी। दीज शेयर, पॉज करो यार, On 1 January 2015, PISA Limited issued 5 lakh redeemable ₹10 preference shares at par. These shares are redeemable at a premium. The preference dividend is paid annually. अच्छा ये एक मसला हुआ है, बच्चों ने ना प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड लिखे हैं, हालांकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है। रिडीमेबल का मतलब होता है लोन वापस होना है। द प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड एनुअली इन एरियर्स ऑन 31 दिसंबर। It debited the dividend paid to admin expenses. The effective rate of shares is 6.3% per annum. तो इसमें क्या गलती हुई है? इसमें तो कोई गलती हुई नहीं, बस एक ही गलती हुई है, जो डिविडेंड पे किया वो कहाँ डाल दिया है? एडमिन में। तो ये तो इसमें तो वैसे फारिग सा था फिर सवाल। तो 5,000 इज फेस वैल्यू एंड इज ऑल्सो इशू प्राइस भी यही है, तो कोई मसला ही नहीं। 6.3 कूपन रेट था। तो कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्रीज हो गई। अच्छा अब उसने किया क्या है, इसके सामने रख के चले ना, ओरिजिनल के सामने, रॉन्ग। अच्छा रॉन्ग में ना मैंने पीछे आपको 3 चीजें हाईलाइट करके दी थी। लेकिन माय डियर इधर एक ही चीज है बस। अच्छा अब इस बात का मतलब पता है क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि जो पहली वाली एंट्री है ना, ये वाला कैश इसने गलत जगह फेंका है, ये वाला कैश भी गलत जगह फेंका होगा।
इसके बारे में वो साइलेंट है। जैसे पिछले सवाल में उसने लिखा हुआ था ना ऑन परचेज, तो यहां ऑन इशू कोई गलत एंट्री नहीं हुई। तो ये बेसिक रूल है कि अगर सवाल साइलेंट है किसी कैश की एंट्री के बारे में, तो वो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कि सही की है। ये असल में गलती हुई है कुछ बच्चों से, उन्होंने कैश वाली एंट्री को भी गलत कर दिया। कैश वाली एंट्री अकाउंटेंट ने अल्लाह का शुक्र है सही की होगी, क्योंकि कैश वाली एंट्री कभी भी भूलता नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, उसने डिविडेंड पेड को खर्चों में डाल दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि उसने पेमेंट को खर्चे में डाल दिया है, तो उसने 2 एंट्रीज मिस की हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि उसने पहले बुक किया होगा और बुक करके पे किया होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसने बुक करके पे किया। कहते हैं आई हैव रिकॉर्डेड पेमेंट एज एक्सपेंस। इट मींस कि उसने बुकिंग करके पेमेंट नहीं की, ही हैज रिकॉर्डेड पेमेंट एज एक्सपेंस। कहां लिखा हुआ है? डेबिटेड पेमेंट टू एक्सपेंसेस, डेबिटेड पेमेंट। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, ये अकाउंटेंट जब भी पेमेंट को खर्चों में डाल देना, पास पेपर के क्वेश्चन 5-6 में भी यही था, जब भी पेमेंट को खर्चों में डाल देना तो उसको ये एक्रूअल इफेक्टिव रेट वाली अकाउंटिंग आती नहीं होती। He has recorded payment in expenses. However, he should have recorded effective rate in expenses. He has recorded payment in expenses. He should have recorded effective rate in expenses. So that's why इन दोनों की जगह उसने एंट्री की है एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस का नाम भी गलत चूज किया उसने, एक्सपेंस डेबिट। कोई बच्चा ये ना कहे कि आएंगे बच्चे क्लास के बाद कहेंगे इसके मुकाबले में ये वाली कर लें और इसको एज्यूम कर लें उसने सही रिकॉर्ड किया है, तो पागल है डबल एक्सपेंस रिकॉर्ड करे। इधर 300 भी डाले, इधर 315 भी डाले, वो एक्सपेंस इतना पागल भी नहीं होगा कि डबल एक्सपेंस रिकॉर्ड करता रहे। इसका मतलब है वो एक्सपेंस सिरे से इफेक्टिव वाला भूल गया है और रिकॉर्ड ही उसने एक्सपेंस कौन सा वाला किया है? कूपन वाला। ये जरा याद रखिएगा, ये एक अच्छी बात थी इस सवाल में। यही पास पेपर के क्वेश्चन 5 में भी थी, बल्कि उसमें उसने वाज़े लिखा हुआ था कि वो इंटरेस्ट जो उसने अगले साल पे करना था उसका आधा इस साल बुक कर लिया है। शायद किसी को लाइन याद हो पास पेपर के सवाल की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इन दोनों की जगह आपने एडमिन में डाल दी है, एडमिन डेबिट कैश क्रेडिट। अब क्या करें? अब ये करें कि कैश को कैश से काट दें, ये एंट्रीज तो वैसे ही काट दें, सही होगी हुई है। रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी ये वाली जिसको हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम रखा हुआ है, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और एडमिन एक्सपेंस। या इनको मर्ज करके भी किया जा सकता है, जैसे भी एक स्टूडेंट का सोल्यूशन दिखाया, इनको मर्ज करके भी किया जा सकता है। तो ये ओरिजिनल थी, ये अकाउंटेंट की थी, पेपर में हमने ये वाली करनी थी नीचे वाली। चाहे एफएल को नेट करके आप कर देते हो और इसको शो कर देते, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। $1.50 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एट पार ऑन यकम जुलाई 2014। इशूड एट पार यानी फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर है। द कैश रिसीव्ड in respect of these shares was credited to retained earning. The shares are redeemable at premium. The effective rate is इतने. The preference dividend is payable on 30 June each year. लोन कब लिया है? हमारा ईयर एंड कब हो गया? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, assuming no entry is passed during the year. Assuming no entry is passed during the year, no other entry. तो ये इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? सवाल खुद कह रहे हैं कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वाज क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग। बस ये एक रॉन्ग एंट्री हुई है, बाकी ओरिजिनल लिखी है, इसको फ़र्क करें। तो
लेकिन इंटरेस्ट मेरे ख्याल से ना इसमें 3 महीने का रिकॉर्ड करना है, यकम जुलाई से, ऐसे ही है, इंटरेस्ट 3 महीने का रिकॉर्ड करना है। अच्छा चलें तसल्ली से ज़रा समझिएगा। इशू प्राइस और फेस वैल्यू मैंने अभी बता दिया था बराबर है, 150 पे 7.125 ये आ गया, कूपन रेट आ गया। अब एंट्रीज बनी कैश डेबिट FL क्रेडिट, ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये तो अगले साल पेमेंट हो रही है, सिर्फ इसका 3/12 ओरिजिनल एंट्री साथ ही हुई हो। हाँ, कैश डेबिट FL क्रेडिट और इसका 3/12 ये ओरिजिनल एंट्रीज हो गई। रॉन्ग, कैश डेबिट RE क्रेडिट 150, तो इसको भी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे और ये पोस्ट कर देंगे क्योंकि ये वाली एंट्री की नहीं। अगली एंट्री अकाउंटेंट ने वैसे क्यों नहीं की होंगी, इंटरेस्ट वाली, पिछले सवाल में इसलिए इंटरेस्ट वाली कर दी होंगी, एडमिन में डाल दिया था क्योंकि पिछले सवाल के अंदर जो है वो इंटरेस्ट पे हो रहा था हमारे साल, इस सवाल में शायद इंटरेस्ट पे ही नहीं हो रहा, इसलिए अकाउंटेंट सिरे से भूल ही गया कि हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त। लेकिन एक मसला है ना, देखें अब सवाल जहां क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है उसके नीचे रेक्टिफाइंग एंट्रीज आनी है। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज पता नहीं कहाँ है, ये तो क्वेश्चन 4 शुरू हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्रीज हुई नहीं, हो से पिछले सफ़े पे की हो, हाँ पिछले सफ़े पे की हो, वेल डन। लेकिन ठीक है फिर इसको वर्किंग, चलो ठीक है, अच्छा सही है, सफ़ा छोड़ दिया, सही है जी, सही है। While reviewing the draft, investment in bond was accounted for as financial asset, subsequently measured at FVTPL instead of measuring at amortized cost। ये तो सबसे आसान तरीका होता है कि दोनों मॉडल्स में एंट्रीज करके दोनों को कंपेयर कर लें। इसमें मैंने क्या समझाना है, उसने क्या कर लिया, इसको इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स वाज अकाउंटेड फॉर एट FVTPL, इनको किस पे रिकॉर्ड कर लिए, FVTPL पे, हालांकि करना किस पे था, इसमें तो अल्लाह का शुक्र है अब और कोई गलती इसमें बताई नहीं होनी। इस सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व करें और फिर दोनों का कंपैरिजन करें। जल्दी करो यार, जरा मेरी हेल्प करना, मैंने घर जाना है आज जल्दी।